ये वीडियो उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस और पत्रकारों के गठजोड़ का वो दस्तावेज है जो पत्रकारों के दबाव में पुलिस अधिकारियों को भी दूसरे पत्रकार को एक वीडियो डिलीट करने का दबाव बना देता है। मेरे पास उत्तराखंड के थाने से फोन आता है, अभी कहाँ हो तुम? मैंने कहा सर मैं भी कहीं बैठा हुआ हूँ, चल दिया थाने में आओ। मैंने कहा क्या हुआ? क्या पूरे रामनगर का माहौल आपने खराब कर दिया, गंदगी फैला दी है यहाँ पे, जहां से वहीं वापस चले जाओ दिल्ली। मैंने कहा पत्रकार से सर आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? क्या किस बात के पत्रकार हो तुम? यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, जल्दी यहाँ पे आओ। मैं बड़ा हैरान परेशान। मैंने कहा सर हो क्या गया है? करें यहाँ रामनगर के 18-19 पत्रकार बैठे हुए हैं, सम्मानित पत्रकार बैठे हुए हैं, और आपके खिलाफ यहाँ पे 295 की अपील आई है और उसके पक्ष में वो खड़े हैं और आपके खिलाफ वो एक्शन चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा सर। लेकिन सर मैंने कहा बीजेपी की रैली उससे कवर करने के बाद मैं आता हूँ, जल्दी आओ यहाँ पे, कोई बहाना नहीं चलेगा। फिलहाल मैं सर मैं बीजेपी की रैली कवर करके तुरंत पहुंच जाऊंगा, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल पूरा क्या मामला है देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। हाय मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। अब उस थाने के सब इंस्पेक्टर के फोन आने के बाद मेरे पास पुनः एक फोन आता है किसी पत्रकार का। बोलते रवि तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं उस दुकान में बैठा हुआ हूँ। कह यार ये क्या क्या मामला हो गया? मैंने कहा यार पता नहीं क्या मामला है। मैंने कहा मुझे पता भी नहीं है कि क्या मामला है। कह रहा अच्छा। उसके बाद मैं पहुंच गया बीजेपी की रैली कवर करने के लिए, तो पता लगा कि मेरे पीछे पीछे तुरंत 2 पुलिस वाले वहां आए थे मुझे उठाने के लिए। यानी कि जिस पत्रकार ने मुझे फोन किया उसी पत्रकार ने बता दिया, क्योंकि तो थाने में बैठे हुए थे। मुझे बड़ी हंसी आई। फिलहाल अब मैं आपको बता दूं कि 2 बातें आगे बढ़ने से पहले कि मेरे खिलाफ 295 धारा लगाने की कोशिश क्यों की गई और ये 295 धारा होती क्या है। अब मैं आपको बता दूं 295 धारा होती है जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक पहचान का अपमान करता है, किसी धार्मिक स्थल का तोड़ता है, फोड़ता है, आग लगाता है, किसी धार्मिक सम्मानों का, प्रतीकों का, किताबों को जलाता है, फाड़ता है, उसका अपमान करता है, तो उस पर धारा 295 लगती है। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो व्यक्ति, एक व्यक्ति यानी जो वकील भी था, वो मेरे खिलाफ 295 लगाने के लिए पहुंच गए। और आश्चर्य इस बात का है कि रामनगर थाने वाले भी और साथ में पत्रकार मित्र भी 18-19, अब मुझे नहीं पता वो कौन थे, वो तो उन्हीं थानेदार ने बोला कि 18-19 पत्रकार बैठे हुए हैं, मुझे पता भी नहीं 18-19 थे या कितने थे। मैं बड़ी हैरानी हो गई कि ये नहीं पता कि 295 क्या होती है। हालांकि उत्तराखंड की जो पुलिस है उसे धारा 307 और धारा 324 का भी अंतर पता नहीं है। ये जब देहरादून में जो रैली हुई थी वहां पे बॉबी पवार आंदोलन पर इन्होंने धारा 307 लगा दी थी, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है अपनी उत्तराखंड पुलिस पे कि ये उत्तराखंड पुलिस धाराओं का ज्ञान सीख लीजिए आप लोग, एक निवेदन के साथ। फिलहाल जब मुझ पर 295 की बात हुई तो मैं बड़ा हैरान हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि 295 की धारा मुझ पर क्यों लगाई जाने वाली थी, क्यों व्यक्ति वहां पहुंचे थे। दरअसल रामनगर में एक प्रकरण हुआ था, एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। युवा थे, होनहार थे और बहुत प्रचलित थे रामनगर में। तो जिन्होंने, जब उनकी हत्या हुई तो जिस परिवार ने उस पर आरोप है कि उन्होंने हत्या की, तो मैं उस परिवार का इंटरव्यू लेने पहुंच गया, उसका पक्ष लेने के लिए भी, क्योंकि मुझसे कहा गया कि इनका तो पक्ष आ गया है और उनका भी पक्ष आना चाहिए। तो मैं उनका पक्ष लेने चला गया, एक पत्रकार, बाकी कोई पत्रकार उनके पास नहीं गया था। तो मैंने पूरी तहकीकात की, तो मैंने उस परिवार के पास गया, उस परिवार का पक्ष लिया और उसका वीडियो बना के डाल दिया, अपलोड कर दिया। अब वो रातों रात वायरल भी हो गया। जब रातों रात वायरल हुआ तो वो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई थी, उनके भाई वकील हैं छोटे, वो बड़े खफा हो गए और वो ये सोच के कि इन्होंने हमारे धर्म के खिलाफ बोला, मेरे भाई की बुराई की, राणा फला दिखाना। तो मैंने उनके भाई की कोई बुराई नहीं की थी और ना ही मैंने किसी धर्म की आलोचना की थी। फिलहाल जब ये मामला थाने में पहुंचा था तो उसके बाद जब सब इंस्पेक्टर साहब ने मुझे फोन किया, अभी यहाँ जाओ, तुम किस बात के पत्रकार हो, तुम ये हो, लाना हो, फलाना हो, दिखाना हो, मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा कि सर ऐसा है कि चलिए मैं आता हूं। फिर मैंने एक दूसरे सब इंस्पेक्टर है, अब उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, तो मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा सर ये ऐसा सी बात उठ रही है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, तो मेरे रामनगर का माहौल खराब कर दिया है, तो हम यहाँ पे आओ और ये जल्दी से डिलीट करो ये वो। मतलब मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात की गई कि मैं कोई लुफंगा हूं, लुच्चा हूं, गुंडा हूं, यानी कोई पत्रकार नहीं हूं। मैंने कहा सर कैसे बात कर रहे हैं, किस बात के पत्रकार हो तुम? अब मैं आपको बताऊं दरअसल हुआ क्या कि वहां जो भी पत्रकार बैठे हुए थे उन्होंने इन पुलिस वालों को बोल दिया ये तो यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, दिल्ली से आया हुआ है, कल का छोरा है, ये हम जैसे पत्रकारों के सामने टिकने वाला है, ये करो उस पर 295 की धारा। अब मैं उन पत्रकारों को भी कहना चाहता हूं और रामनगर के थाने वालों को भी कहना चाहता हूं, जब ये मसला हुआ
उस समय मैं उत्तराखंड ब्यूरो चीफ था स्पेशल कवरेज न्यूज डिजिटल चैनल का। बिल्कुल, जी हां, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ, एक सम्मानित पत्रकार। अब एक सम्मानित पत्रकार को इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुछ पत्रकारों ने कह दिया जिनके अक्सर थानों में चक्कर लगते रहते हैं। देखिए, मैं वो पत्रकार हूं, ना मैं अधिकारियों से नजदीकी चाहता हूं, ना मैं पुलिस वालों से नजदीकी चाहता हूं, और ना ही मैं नेताओं से नजदीकी चाहता हूं। मैं सिर्फ अपने उत्तराखंड के लोगों से नजदीकी चाहता हूं, जिनके लिए चौथे स्तंभ की स्थापना हुई है इस संविधान में। अब उसके बाद मैंने कहा मैं क्या, फिर मैंने उन सब इंस्पेक्टर को फोन किया। मैंने कहा साहब ऐसा है, ठीक है, आप मुझे पत्रकार नहीं मानते तो आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए मेरे खिलाफ। लेकिन वो एफआईआर दर्ज भी नहीं कर सकते थे। इसलिए नहीं कर सकते थे अगर मैं सोशल मीडिया का ही पत्रकार होता, क्योंकि सरकार ने अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है कि कौन पत्रकार है, कोई पत्रकार नहीं है। अब इसमें भी बड़ी उलझन होती है। अब आगे बढ़ूं, थोड़ा मैं इसके बारे में भी चर्चा कर लूं आपसे। देखिए, कौन पत्रकार है, कौन पत्रकार नहीं है, सरकार ने इसकी कोई गाइडलाइन तय नहीं की है। कोई संस्थान जिसके पास सरकार द्वारा दिया गया RNI नंबर है, जो बड़े बड़े चैलेंज चला रहा है, अगर वो कोई भी पत्रकार को नियुक्त करता है, अपने क्षेत्र संवाददाता, लोकल संवाददाता, जिला संवाददाता, ये रिपोर्टर, वो रिपोर्टर, उसके आधार पर वो नियुक्ति कर सकता है। वो भले ही अनपढ़ हो तो उसे पत्रकार मान लिया जाएगा सरकार की नजरों में, क्योंकि वो संस्थान का पत्रकार है। लेकिन एक होता है स्वतंत्र पत्रकार भी होता है, यानी अगर उसके पास वैलिड डिग्री है, डिप्लोमा है मास कम्युनिकेशन का, तो वो स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकता है। लेकिन स्वतंत्र पत्रकारिता करते समय वो किसी चैनल को, किसी उसको अपनी आलेख भेजेगा, अपनी वीडियोस भेजेगा। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, तब से स्वतंत्र पत्रकारों को एक मंच मिला है। अब सोशल मीडिया की डेफिनेशन भी एक डिफाइन नहीं है कि सरकार इसको कैसे परिभाषित करती है कि सोशल मीडिया में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। फिलहाल सरकार ये कहती है कि संवैधानिक मर्यादाओं के तहत आप कुछ भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो संवैधानिक मर्यादा के तहत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए रामनगर की पुलिस उसमें मुझ पर कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो हैरान थे। वो सिर्फ मुझे डराना धमकाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वहां 18-19 पत्रकार बैठे थे, उनकी बदौलत उनको लगा रवि है, कल का छोरा ही डर जाएगा। पर इनको पता नहीं है कि प्रभास जोशी जैसे पत्रकार, जो अभी दुनिया में जनसत्ता के संपादक, उनका मार्गदर्शन मुझे मिला है। सूर्य प्रताप सिंह आज तक के पूरा एडिटर, जिनका बेचारा हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, उपहार कांड जो दिल्ली में सिनेमा हॉल में आग लगी थी, उनसे मैंने मार्गदर्शन लिया है। हमारे उत्तराखंड के और इस दिल्ली दूरदर्शन के पूर्व समाचार संपादक राजेंद्र दसवानी जी, उनका सानिध्य मैंने लिया है। सन 2020 में सामाजिक बुराई बलात्कार एक किताब लिख चुका था स्वयं। उस समय केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज जी ने स्पेशल मुझे कहा कि रवि पत्रकारिता के क्षेत्र में आओ। सन 2001 की बात बता रहा हूं मैं आपको, देख लीजिएगा कि उसमें कौन थी हमारी सूचना प्रसारण मंत्री। तो फिलहाल मुझे बड़ी हंसी आई कि ये लोग मेरे खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उत्तराखंड भी तो पत्रकार नहीं है, ये है वो है। तो उन पत्रकारों से निवेदन करना चाहता हूं, भाई साहब पत्रकारिता कीजिए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मैं आपकी आड़ंगे नहीं डालता हूं। और हाँ, मैं वो नहीं हूं, रामनगर में या उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति, संस्था ऐसा नहीं कह सकता कि रवि ने हमसे पैसा लिया है, क्योंकि पैसों के लिए पत्रकारिता करने नहीं आया हूं, अपने उत्तराखंड के लिए पत्रकारिता करने आया हूं, अपने उत्तराखंड के हित के लिए। क्योंकि संविधान ने चौथा स्तंभ बनाया है ताकि उत्तराखंड के जो हमारे आम जन है, उनकी पीड़ाओं को समझने के लिए, सरकार को पहुंचाने के लिए, उसको चौथा स्तंभ कहा गया है। उस चौथे स्तंभ का एक मामूली सा सिपाही हूं मैं। फिलहाल अब ये मामला वीडियो डिलीट करने की जो बात आई, वो वीडियो का मसला, मैंने वीडियो डिलीट किया या नहीं किया, अब मैं वहां पे आता हूं। अब उसके बाद मैंने उस व्यक्ति को फोन किया जो मेरे खिलाफ 295 की धारा लेके बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत ही दिक्कत है, आपने मेरे भाई की छवि खराब कर दी। मैंने कहा आपके भाई की छवि खराब हुई तो उसमें आपके मजहब की छवि कहां खराब कर दी मैंने? कह रहे मेरे भाई की छवि खराब करने का मतलब है मजहब की छवि। फिलहाल उनके मेरे बीच में क्या बातें हुई, उन्होंने मुझसे बड़े भरोसे से कहा था, फोन में बात कर रहे हैं कि मेरी आवाज रिकॉर्ड मत करना, पब्लिक मत करना। तो फिलहाल मैं वो बातें पूरी नहीं खोल रहा हूं, सिर्फ वो बातें कि अंत में मामला निपटारा कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा, जब हमारी बहस होती रही, मैंने कहा सर अंत में क्या चाहते हो आप? कह रहे वीडियो डिलीट करो। मैंने कहा मैं आपका वीडियो डिलीट करूं क्यों? तो उन्होंने जो बात बोली जो मुझे भी बहुत कन्विंसिंग लगी और बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत बात लगी। उन्होंने कहा, अगर आपने वीडियो बनाया, मान लीजिए आप गलत नहीं है, तो क्या आपको मेरा पक्ष नहीं सुनना चाहिए था? मेरे पक्ष सुने बिना आपने वीडियो अपलोड कैसे कर दिया? एक तरफा बात आपने करी, क्या आपको लगा नहीं कि गलत है? मैंने कहा जी बिल्कुल, नैतिक रूप से, क्योंकि जिस तरह का मैं पत्रकार हूं, मैं मेरे दो पक्षों को सुनता हूं,
और दूसरे पक्ष को सुने बिना, उसको भरोसे में लिया बिना मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूं। और यहां मैंने वो गलती की थी। मैंने कहा बिल्कुल मैं गलती मानता हूं और इसलिए इस गलती के कारण मैं उस वीडियो को हाइड कर दूंगा। तो उन्होंने कहा हाइड क्यों करोगे, डिलीट करो। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं डिलीट तो नहीं करूंगा पर हाइड जरूर करूंगा। और एक दावा, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उस वीडियो को इसलिए हाइड कर रहा हूं ताकि मैं आपका पक्ष लूं, और आपका पक्ष मुझे सही लगेगा तो वीडियो को हटा दूंगा, और नहीं लगेगा तो जारी रखूंगा। लेकिन तुरंत पुलिस ने उस पर चार्जशीट दाखिल करी, और जब एक बार चार्ज हाईकोर्ट में दाखिल हो जाती है तो फिर उस पर मीडिया ट्रायल नहीं हो सकता है। ये कोर्ट का आदेश है, हम कौन है फिर कोर्ट के आदेश के सामने। तो फिलहाल उसके बाद वो मामला वही शांत हो गया हूं। अब इतने समय बाद मुझे वो मामला क्यों लाना पड़ा? अभी पत्रकार, ये जो कुछ पत्रकार हैं मेरे खिलाफ कैंपेनिंग करने लगे हैं, अरे भाई साहब छोड़ दो पीछा यार, मैं नहीं आपके बीच में आ रहा हूं, अब नहीं आप कहीं उगाई कर रहे हैं करो, मैं कहीं नहीं रोकने वाला हूं आप लोगों को, कुछ भी करते रहिए। मेरा क्या जा रहा है? आप अपनी पत्रकारिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अधिकारी जिसके साथ आप तालमेल कर रहे हैं वो जाने, मैं क्या कर सकता हूं? मैं सवाल पूछूंगा, मुख्यमंत्री से पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा, नेताओं से पूछूंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी नेताओं से है, अधिकारियों से नहीं है। अधिकारी वही करेगा जो उसके नेता कहेंगे, उसका मुख्यमंत्री कहेगा, उसके मंत्री कहेंगे। इसलिए मैं कभी अधिकारियों के खिलाफ नहीं जाता हूं, किसी के खिलाफ नहीं जाता हूं। मैं सिर्फ अपने नेताओं के खिलाफ आवाज उठाता हूं, क्योंकि मेरा उत्तराखंड है और सारे नेता मेरे पहाड़ के हैं। उनके खिलाफ अगर वो गलत है तो आवाज उठाऊंगा, उनके खिलाफ मैं बोलूंगा। उत्तराखंड के पहाड़ के इलाके का रहने वाला, मेरे पहाड़ में कितनी पीड़ा है ये आप लोग नहीं जान सकते। तो ये आधे से अधिक, अब छोड़िए मैं पूरी क्या बात बोलूं, पहाड़ की पीड़ा कभी भी आप लोग नहीं समझ सकते, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों? अगर ऐसा होता तो आप मेरे पीछे नहीं पड़ते, आप सरकार के पीछे पड़ते। आप सरकार से कहते सरकार हो क्या रहा है, लेकिन आप मेरे पीछे पड़ गए। भाई मेरे पीछे मत पड़ो, सरकार के पीछे पड़ो। एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। फिलहाल की जो भी ये पुलिस अधिकारी थे आज रामनगर थाने में नहीं है, तो भी मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि रामनगर थाने की छवि खराब हो। और अब यहाँ अधिकारी यहाँ आए हैं, और ना ही मैं उनका नाम कभी लूंगा पब्लिक डोमेन में, और ना ही मुझे लेना चाहिए। बस हमारा मकसद होता है कि वो अधिकारी जहां रहे सुरक्षित रहे, अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़े, और किसी भी पत्रकार को, चाहे वो सोशल मीडिया का ही क्या हो, उसे धमकाने की, उसे लज्जित करने की, उसे डांटने की ऐसी कोशिश ना करें जैसा मेरे साथ किया है। क्योंकि मैं तो भोले बाबा का भक्त हूं, मुझे ना मान ना अपमान की पीड़ा। आपने मेरा उस दिन बहुत अपमान किया, और मैं कह सकता हूं कि उस दिन जो पहला मुझे फोन आया जिस एसआई का, बहुत अपमानित भाषा का इस्तेमाल किया। किसी पत्रकार के साथ इस अपमानित भाषा का इस्तेमाल करने पर अधिकारी सस्पेंड भी हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उस बात को मैंने वहीं छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आप गलत नहीं थे, आपके पीछे बैठे वो 19 पत्रकार गलत थे जो आपकी उस भाषा के साथ थे, क्योंकि आप खुद नहीं बोल रहे थे, वो पत्रकार आपसे बुलवा रहे थे और आप बोल रहे थे, वो भी उत्तराखंड ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो बिल्कुल शेयर जरूर कीजिएगा, और बाकी उत्तराखंड के पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता कीजिए उत्तराखंड के लिए, मैं भी कर रहा हूं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड।